तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं BCSCT 131 कोड जो कि 2024 जून सेशन का पेपर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। ठीक है, 2 दिन बाद 13 जून 2025 को एग्जामिनेशन है BCSCT 131 का इवनिंग सेशन में, जिसके हिसाब से आपको PYQ सॉल्व करना जरूरी है। अगर PYQ सॉल्व करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स परफेक्ट हो गए और पेपर में आप अटेंड कर पाएंगे। ओके, ये PYQ सॉल्व करने के बाद मैं 2025 का जो PYQ है वो भी सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और साथ ही साथ उस PYQ की जो PDF है उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिए और खुद से अपना ये जो न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करके एक बार देखिए। ठीक है, कि आपको क्या याद हो रहा है और आप कैसे अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा। बाकी के 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो और जो मेन टॉपिक्स है और मेन जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। ओके, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे पोस्टुलेट पूछा है, ड्रॉबैक्स नहीं पूछे, तो ड्रॉबैक्स लिख के नहीं आना है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो आपका 1.3 का जो है आपका टॉपिक, उस पे जाके आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक है, यानी अगर नहीं है बुक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा इग्नू की ऑफिशियल साइट से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बोर्स के पॉस्टुलेट थे, जो उसकी कामयाबी थी इस मॉडल को लेके, वो क्या क्या थी कि हमें इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, वो भी एक डेफिनेट ऑर्बिट में। ठीक है, एक लिमिटेड है, मतलब एक ऑर्बिट है, डेफिनेट ऑर्बिट है, उसी में वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है अपने एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी के साथ। ओके, ऑर्बिट यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बट अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। हम जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि कई बार जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। ठीक है, जैसे वो जंप करते हैं तो वो एक एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि जब अगर ऑर्बिट के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन जो, और मतलब मान के चलिए कोई और N1 ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर वो उसी में रहेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। पर वो N2 पोजीशन पे चला गया, ठीक है, N2 में पहुंच गया तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब इसका सही सा एग्जांपल जो मैं दिखूंगा इस बुक में, वो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दिख जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में साफ दिखाया गया है जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक एक जगह से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो वही बात है इसमें। आपको जस्ट ये याद करना है कि एनर्जी रेडिएट नहीं होती है तब जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, फोर्स का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, व्हाइल इन एन ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन mvr is an integral multiple of h by 2 pi of units। ओके, ये बताया गया है, मतलब बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉस ने एक पोस्टुलेट दे दिया है, ओ फॉर्मूला दे दिया है, mvr इक्वल्स में nh by 2 pi। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, क्योंकि हमें अगर इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके, यहाँ पे जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई की वैल्यू आप जानते ही होंगे। ठीक है, 3.14, ठीक है, इंटू में 2। ओके, एम वी आर यहाँ पे क्या है, एम मास है, ठीक है, और वी वेलोसिटी है, और आर हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं नीचे। ओके, तो ये एक हमारा हो गया यहाँ पर चीजों को लेके। आपको ये भी लिख सकते हैं, ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं। फोर्थ वाले को मैं जस्ट चेंज कर दूंगा, बाकी आप ये तीनों एज इट इज आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अब सेकंड बी पार्ट कहता है एन इज इनफाइनाइट। तो हमें बताना है कि अगर एन इनफाइनाइट है तो उसका जो एनर्जी है वो कितनी होगी, मैं एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इक्वल्स में -30.16 बाय एन स्क्वायर ईवी। ईवी इसकी ऐसा यूनिट है। ओके, अब यहाँ पे जो एन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है, कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज इनफाइनाइट है तो आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एनर्जी वोल्टेज है वो कितनी है, जीरो है। तो इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है न्यूक्लियस से। ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर आगे एग्जाम में आएगा, वैसे तो ये मेरे ख्याल से 2025 वाले पेपर में भी सेम ये क्वेश्चन आया था।
ठीक है। और जो हमारा बी पार्ट है तो वो पक्का ही आता है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर बार आया है। तो ठीक है, ये कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन आपको देगी, ठीक है, कि एन नंबर देगा आपको, और आपको एन की वैल्यू पुट करके जस्ट आपको आंसर निकाल लेना है। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मास्टर्स भी करते हैं ना तो उसमें बहुत यूजफुल है। एंड मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है स्टेट अ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, चांसेस है, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट दैट द पोजीशन ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी जो है हमारा, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली विद एब्रिवेटरी प्रिसिशन। मींस कि हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साथ में पता नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक ये फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है, जिसे एक अप्रोक्स मतलब मेजरमेंट निकल पाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, डेल्टा एक्स डॉट में डेल्टा पी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, सॉरी मतलब ग्रेटर देन यहाँ पे होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और हमारा जो एच है वो क्या है हमारा, वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है बाई 2। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है कि हेयर एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड ग्रेटर प्रिसीजन इन अ पोजीशन एंड रिड्यूस अ प्रिसीजन इन मोमेंटम इन वाइस वर्सा। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, जिसपे आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बट अभी आपको इतना समझना चाहिए, ठीक है। बुक्स में आप देख सकते हैं ऑल्सो, अगर आपको इन डिटेल और जानना है, पर अभी टाइम नहीं है, तो अभी आप यही पढ़ लीजिए बहुत। अच्छा, तो पार्ट बी कर लेते हैं अब इसका। तो बोला था राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। द नाइट्रेट आयन इज NO3/2 स्ट्रक्चर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब हम जानेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना कैसे नाइट्रोजन आयन का, ठीक है। हमें ऑक्सीजन एटम्स लेने हैं, ठीक है, और एक हमें जो चाहिए नाइट्रोजन एटम चाहिए। अब नीचे के दो में मैंने नेगेटिव चार्ज दिया और ऊपर के जो एन है उस पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड की वजह से इसको जोड़ लिया, ठीक है। अब जो चार्ज है वो एक्सचेंज होगा, ठीक है, ताकि ये जो है अपने आप को स्टेबल कर पाए। जो नीचे वाला ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर देगा, चार्ज ऊपर देगा, और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना जो एक चार्ज है नीचे वाले ऑक्सीजन को देगा ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। अभी चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, और ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, और ऐसे ही कर करके, ठीक है, हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसा उससे होगा कुछ, अच्छा नहीं बना पा रहा मैं क्योंकि माउस से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगा जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, और हमारा जो एन पॉजिटिव वो एन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ओके, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। उसमें थर्ड क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम, जिसका टर्म नंबर 41 है। हमें बताना है कि क्या ये ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें इसका रीजन बताना है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो हमें नियोबियम का पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो कि 4d 4 एंड 5s1 होता है, और जो हमारा नॉवल गैस है वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ऑब्बो प्रिंसिपल ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये असल में ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 44 और 5s1 है ये असल में स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4d3 एंड 5s2 से। जैसे जैसे हाफ फिल होगा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना ही स्टेबल होगा। तो फुल फिल्ड होता है स्टेबल, एक हाफ फिल्ड सबसे स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कोशिश करेगा कि अपने आप को हाफ फिल करे, इसलिए। पर ये हाफ फिल है क्या, नहीं ये हाफ फिल नहीं है, बट ये 4d4 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये अपने आप को ये मच स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4d3 एंड 5s2 से, ठीक है। जिस कारण ये जो ऑब्बो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आप यही बात आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो 4d है और 5s ऑर्बिटल्स है ये सिमिलर एजेस इन ट्रांजिशन मेटल्स है, बट जो हमारा 4d4 और 5s कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है टू द हाफ फिल 4d सबसेल। जो हमारे 4d सबसेल है उसमें हाफ फिल इस की वजह से ये स्टेबल है, ठीक है।
और जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वो सिमेट्री होगी, मतलब नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये है ऐसा ही सिमिलर जो एक्सेप्शन यहाँ पे एग्जांपल भी है, जो हमारा केडीएम है, ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है इसका, और जो हमारा एमओ है, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल है। तो ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो निमोबियम डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द ओवर प्रिंसिपल ड्यू टू एनहेंस्ड स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ सील फॉर द सबसेट।